दिल्ली से कम 4 पत्रकारों ने मुझे पूछा कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद से आगे निकलेंगे आकाश? मैंने कहा डेफ़िनेटली, जिस तरह की समझदारी से बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आज भी मुख्य विपक्ष के रूप में अखिलेश यादव हैं और वो ज़्यादा मजबूती के साथ चुनाव योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी पर जो उन्होंने अटैक किए, यहाँ तक कहा कि वो जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो थैला मुँह पर मार देना, भिखमंगा थोड़ी है। देखिए, आकाश आनंद सिर्फ एक अब व्यक्ति नहीं है, एक नेता है। क्या लगता है कि 2027 का चुनाव त्रिकोणीय होने जा रहा है? अखिलेश यादव ने इस बात को समझ लिया, उनका प्रदेश अध्यक्ष भी पाल समाज से हैं, लेकिन मायावती ये कैलकुलेट नहीं कर सकी कि आने वाले फ्यूचर में सपा और बसपा ही 2 प्रमुख पार्टियां होंगी, बीजेपी को हम खत्म कर सकते हैं। कि अगर बीएसपी चुनाव अच्छा लड़ती तो समाजवादी पार्टी को फायदा। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। बसपा प्रमुख मायावती ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और फैसला आकाश आनंद को लेकर के है। आकाश आनंद को आज मुख्य कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए प्रोफेसर रविकांत सर, जो बहुजन चिंतक हैं और राजनीतिज्ञ हैं और राजनीति के विश्लेषक भी हैं और बहुत बड़े लेखक भी हैं और तमाम आप न्यूज चैनल्स पे आप देखते रहते होंगे, वो तमाम विश्लेषण करते रहते हैं। हम बात करेंगे इस बहुजन पूरी राजनीति पर, बसपा की जो राजनीति जिस तरीके से बदलने जा रही है उस पर तमाम बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका। शुक्रिया। क्या कैसे देखते हैं जो आज मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है आकाश आनंद को? देखिए, आकाश आनंद की जब वापसी हुई थी, उसी समय ये संकेत मिल गया था कि आकाश आनंद को वो ज़िम्मेदारी फिर से मिलेगी। आकाश आनंद मायावती के बाद एकमात्र चेहरा हैं बीएसपी में, जो बेहद सचेत भी हैं, एग्रेसिव भी हैं, आइडियोलॉजी को लेकर के बहुत संतुलित भी हैं। तो आकाश आनंद को लेकर के ही बीएसपी का कोई भविष्य हो सकता है। दरअसल इस समय बीएसपी अपने सबसे बुरे दिनों को देख रही है। उसका वोट परसेंटेज 10 के नीचे आ गया है, 9% पे है वो। पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट उनके पास नहीं है। बीएसपी में केवल एकमात्र विधायक है, वो भी रसड़ा से। वो माना जाता है कि अपने बूते वो आदमी चुनाव जीत करके आया है। ऐसे में मायावती के लिए चुनौती है कि पार्टी को कैसे बचा करके रखा जाए और पार्टी को 27 में अगर मौका मिलता है तो उसे कैसे बढ़ाया जाए। ऐसे में आकाश आनंद की वापसी और ये पद लगभग पहले से तय था कि उन्हें मिलेगा ही। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती जो बनेगी कि वो आकाश आनंद को छूट कितना देती हैं। क्या आकाश आनंद बंधन मुक्त होंगे? वो जैसे पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर प्रहार कर रहे थे, उसी तरह से प्रहार करेंगे, या फिर उनका मुँह सिल दिया जाएगा, वो भाषण नहीं देंगे, वो केवल पार्टी का काम देखेंगे? और अगर ऐसा होता है तो बीएसपी को कोई ख़ास फिर फ़ायदा नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से आकाश आनंद को लाना अच्छा कदम है, लेकिन आकाश आनंद को मुक्त रखना और उन्हें लगातार पार्टी के संगठन के लिए और लोगों के बीच में जाकर के भाषण देने के लिए मुक्त करना होगा, तभी बीएसपी का कुछ भविष्य संवर सकता है। ये बात आपकी ठीक है सर, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से नजर आती है कि मायावती जिस तरीके से वो विपक्ष में खुद भी बैठी हुई हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तमाम विपक्षी दल हैं, वो ज्यादातर बीजेपी के हमलावर होने के बजाय जो है विपक्ष की पार्टियों पे ज्यादा हमलावर होते हुए नजर आती हैं। देखिए, यही वजह है कि लोग अभी बीएसपी पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे थे। 22 का इलेक्शन हो जिसमें वो खामोश रह गईं और उस समय की परिस्थितियाँ ये थीं कि अगर बीएसपी चुनाव अच्छा लड़ती तो समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होता। पूर्वांचल में अच्छा लड़ी है बीएसपी, तो वहाँ समाजवादी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली हैं। मायावती ये कैलकुलेट कर चुकी थीं। उनको लगा कि अगर हम चुनाव अच्छा लड़ते हैं तो सपा को जीत हासिल होती है, और लेकिन मायावती ये कैलकुलेट नहीं कर सकी कि आने वाले फ्यूचर में सपा और बसपा ही 2 प्रमुख पार्टियां होंगी, बीजेपी को हम खत्म कर सकते हैं। और उन्होंने अपने आप को थोड़ा सुरक्षित रहना बेहतर समझा। आप ये भी कह सकते हैं कि यूपी में चूंकि अदावत पुरानी है सपा और बसपा के बीच में, उसी में बीच में वो जो इसको कहते हैं ना कि बीच में वो बिल्ली पूरा अपना लेकर चली जाती है, तो बिल्ली को फायदा मिला वहां पर। फिर 24 के इलेक्शन में लग रहा था कि मायावती आएंगी इंडिया अलायंस के साथ, वो नहीं आई। मैं समझता हूँ वो ब्लंडर था। अगर उस समय मायावती आ गई होती 24 में इंडिया अलायंस के साथ, राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा, तो मायावती ना सिर्फ उस रिजल्ट को बदलती बल्कि ये भी संभावना थी कि वो देश की प्रधानमंत्री होती। तो अपने पैर पर तो उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। बहुजन समाज तब से लेकर के अब तक उनकी तरफ देख रहा है और ये भी सोचता है कि कब वो देश की प्रधानमंत्री बने।
आप लगातार इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि जो अति पिछड़ा और अति दलित वोट है, वो कहीं अगर समाजवादी पार्टी की ओर ना खिसक जाए, क्योंकि वो इस समय बीजेपी को वोट किया था। तो क्या लगता है कि वो उस वोट को साधने के लिए 2027 में 2027 के इलेक्शन से पहले आकाश आनंद को एक बड़ी ज़िम्मेदारी दी है कि वो वोट जो है, वो बसपा की तरफ जाए, बीजेपी की तरफ से जो मुड़ रहा है समाजवादी पार्टी की ओर? देखिए 22 से जो 27 की परिस्थितियां बन रही हैं, 3 साल में ही बहुत कुछ बदलाव आ चुका है जमीन पे। वो दलित समाज, नॉन जाटाओ जिसकी बात कर रहे हो आप, और अति पिछड़ा समाज, ये 22 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की तरफ ना जाकर के उसको दूसरा ऑप्शन केवल बीजेपी मिला था, तो वो बीजेपी के साथ गया। और मैं कतई नहीं मानता हूं कि वो खुश होकर के गया, उसने मजबूरी में वोट किया। उसकी वजह है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से बेलगाम होने लगे थे और वो सड़क पे आकर के फीता काटना और ये सब बातें करना, तो बीजेपी लोगों को डराने में कामयाब हो गई कि देखिए समाजवादी पार्टी में ऐसे ही होगा अगर सरकार आ गई। चूंकि बीएसपी थी नहीं, तो वो लोग उधर चले गए। लेकिन अगर आप पिछले 1 साल का आंकड़ा उठा करके देखें इस देश में, इस प्रदेश में, तो अति पिछड़ों की सबसे ज्यादा हत्याएं और उनके साथ उत्पीड़न हुआ है। 1000 से ज्यादा हत्याएं हैं। उसमें पाल समाज है, नाई है, तेली है, कुम्हार है, राजभर है, चौहान है, बिंद है, निषाद है, केवट, ये तमाम जातियों के जो बहुत गरीब लोग हैं। और उनको प्रताड़ित करने वाले कौन हैं, उनको पीटने और मारने वाले कौन हैं, वो सब आरोपी अधिकांश ठाकुर हैं। योगी आदित्यनाथ की अपने सजाती है। और अखिलेश यादव जिस बात को कह रहे हैं, या ये मानी हुई बात है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद चल रहा है, उससे अति पिछड़ा समाज आगे जा चुका है और अब वो बीजेपी को हराने के लिए कहीं भी जा सकता है। अखिलेश यादव ने इस बात को समझ लिया, उनका प्रदेश अध्यक्ष भी पाल समाज से हैं और वो थोड़ा आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो समाज वहां से निकलना चाहता है। अति दलित जो है, नॉन जाटाओ, वो भी बीजेपी से निकलना चाहता है। ऐसे में अखिलेश यादव के पास एक बड़ा मौका बन गया था कि वो 27 में बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ते। मायावती इसी बात को भांप चुकी हैं और वो इसीलिए आकाश आनंद को भी और खुद को भी एक्टिव कर रही हैं कि ये वोट अब बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। ये वोट बीजेपी को हराने के लिए आएगा। और अगर बीएसपी थोड़ा जमीन पर काम करते हुए दिखेगी, मजबूत दिखेगी, चूंकि मायावती का जो अपना रिजीम रहा है 4 बार का, उसमें खास करके लास्ट वाला जो रिजीम है 5 साल का, उसमें बेहतरीन उन्होंने अ, अनुशासन दिखाया। प्रशासनिक मशीनरी, वहाँ कोई पुलिस वाला किसी निर्दोष को मारने पीटने वाला नहीं था जो अभी चल रहा है। उस समय कोई दंगा नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि जो बनिया समाज है, बीजेपी का समर्थक है, वो तक मायावती की तारीफ करता है, उनकी कानून व्यवस्था की। तो एक वो पॉजिटिव है मायावती के साथ। तो मायावती को लोग चाहते हैं और इसी का फायदा मायावती उठाना चाहती हैं, आकाशानंद को एक्टिव करके और खुद को एक्टिव करके। लेकिन देखना ये होगा कि मैंने कहा ना कि कितना वो बंधन मुक्त करती हैं आकाशानंद को। अगर आकाशानंद बीजेपी पर अटैक नहीं करते हैं तो फिर लोगों को डाउट होगा कि अति पिछड़ा समाज है, चाहे वो दलित हो, कि आप बीजेपी से लड़ रही हैं या समाजवादी पार्टी से लड़ रही हैं। ये डाउट होगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि जितना वो मुक्त हस्त करेंगी आकाश आनंद को, और आकाश आनंद अपनी स्वाभाविक भाषा में तमाम विपक्ष पर प्रहार करेंगे, चाहे वो सपा हो या बीजेपी हो। लेकिन बीजेपी को अगर छोड़ देंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये समाज थोड़ा सा डाउट करेगा और इतनी आसानी से जाटों के अलावा फिर बहुत आसानी से कोई जाने वाला नहीं है। क्या लगता है कि 2027 का चुनाव त्रिकोणीय होने जा रहा है? आ, इस समय तो परिस्थितियां हैं, मतलब आज के हिसाब से हम देखें तो मुझे लग रहा है कि बीएसपी ने आज कहा भी है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ऑब्वियस है कि सपा और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेगी, बीजेपी एक साथ। तो ये त्रिकोणीय चुनाव होगा और त्रिकोणीय मुकाबले में मायावती जो संभावना देख रही होंगी वो होगा हंग असेंबली के। और हंग असेंबली अगर होती है तो फिर मायावती को फायदा मिल सकता है मुख्यमंत्री बनने का। और मुझे लगता है कि इसी को वो देख रही होंगी। हालांकि ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि मायावती अगर आकाश आनंद को एक्टिव करती हैं तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगी। ये मुझे नहीं लगता। आज भी मुख्य विपक्ष के रूप में अखिलेश यादव हैं और वो ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। सर, एक बात ये है कि आकाश आनंद ने जो माफीनामा एक अपना पत्र जारी किया, उसमें स्पष्ट कहा कि मैं किसी भी तरीके से ऐसी पार्टी के विरोध में जाकर के नहीं बोलूंगा, कोई भाषण नहीं दूंगा, कोई भी लेटर जारी नहीं करूंगा। अपने यहाँ तक कि अपने ससुर का भी जिक्र किया उन्होंने, जो है जो सिद्धार्थ हैं, उनका जिक्र किया कि मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगा। तो क्या लगता है कि मतलब ये कहीं ना कहीं उनकी एक बंदिशों में घिरकर उनको आकाश आनंद को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है? देखिए अभी तो यही लग रहा है। जो
अशोक सिद्धार्थ हैं, उनके ससुर हैं, शायद कन्फ्यूजन वहीं से पैदा हुआ था। हम्म। मायावती का कहना है कि आकाश को वही चला रहे थे और पार्टी टूट सकती थी। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम उनकी बात नहीं मानेंगे। एक देखिए, आकाश आनंद सिर्फ एक अब व्यक्ति नहीं है, एक नेता है, और नेता कई बार बहुत सधे हुए अंदाज में काम करता है। आकाश आनंद में वो चीज़ दिखती है। तो अभी तो उन्हें पार्टी में वापसी करना था, अभी उन्हें वो पद हासिल करने थे और वो चलेंगे तो मायावती के अकॉर्डिंग ही, लेकिन वो बीजेपी पर अटैक नहीं करेंगे, ये बहुत मुश्किल है। अगर वो नहीं करते हैं, केवल अखिलेश पर अटैक करें या केवल आप कांग्रेस पर अटैक करें, तो ये जो 10-11 साल में चेतना बनी है बहुजन समाज की कि आपके सामने है कौन? देखिए, ये लोकसभा चुनाव में ये पूरा समाज अकेले लड़ रहा था, संविधान बचाने के लिए खुद से। कोई इसमें, मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। उन्होंने माहौल को अपने पक्ष में बनाने में सफलता हासिल की है। डेफिनेटली बहुजन समाज केवल और केवल बीजेपी का काउंटर चाहता है। आकाश आनंद सधे हुए नेता अगर साबित होंगे, अगर वो बीजेपी को काउंटर करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है। हालाँकि अभी उन्होंने वापसी करने में वो जो लेटर लिखा, उसकी बड़ी भूमिका है और उसमें वो उन्होंने बेहतर समझा। तो अभी तो हम कह सकते हैं एक नेता के तौर पर एक सधी हुई अंदाज में उन्होंने ये काम किया। आकाश आनंद जिस तरीके से अपनी उम्र के हिसाब से जब उनके भाषणों की चर्चा हो रही थी, देश दुनिया में भाषणों की चर्चा हुई कि इतनी कम उम्र में और इतनी एक लंबी पॉलिटिक्स, जो एक दलितों की पॉलिटिक्स है, बहुजन पॉलिटिक्स है, उसको लेकर के जो उनके भाषण सामने आ रहे थे, तमाम इंटरव्यूज सामने आ रहे थे, अंबेडकर के विचारों को एक एक मतलब खुले तौर पे, खुले मंच से वो जो है बोल रहे थे। तो उसको देखते हुए एक जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की, वो कहें तो पूरे भारतीय राजनीति में बहुजन पॉलिटिक्स की बात करें तो एक भूचाल सा आ गया था कि आकाश आनंद इतनी बड़ी वैचारिकता पे कैसे मुखर हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं वो एक बीजेपी की तरफ से मायावती की ओर दबाव तो नहीं हुआ कि उनको हटाने का और फिर से लॉन्च करने का, ऐसा कुछ? डेफिनेटली देखिए, ये कहे अनकहे दबाव था या उन्होंने उस महसूस किया कि आकाश आनंद पर एफआईआर नहीं होने चाहिए। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि ओखली में सिर दिया तो चोटों का क्या डर है, आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो एफआईआर राहुल गांधी क्या कहते हैं कि ये तो एफआईआर मेरे लिए तमगे हैं। लेकिन डेफिनेटली जो लगता है कि मायावती पर कुछ दबाव रहा होगा, क्योंकि आकाश आनंद जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, वो फ्रंट फुट पर आकर के खेल रहे थे और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी पर जो उन्होंने अटैक किए, यहाँ तक कहा कि वो जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो थैला मुँह पर मार देना, भिखमंगा थोड़ी है। ये वोट का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर के प्रयास से और संविधान सभा में बड़ी मुश्किल से मिला है। तो उसको लेकर के आकाश आनंद जिस तरह से बात कर रहे थे, उससे एक बेचैनी पैदा हुई थी विपक्ष में। और जो बात आपने कही कि पूरे देश में चर्चा हो रही थी, मैं खुद उसका गवाह हूँ। दिल्ली से कम 4 पत्रकारों ने मुझे पूछा कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद से आगे निकलेंगे आकाश? मैंने कहा डेफिनेटली, जिस तरह की समझदारी से बात कर रहे हैं वो। चंद्रशेखर आज़ाद एक उभरते हुए लीडर हैं और बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन उनके पास शब्द और भाषा आकाश आनंद जितनी मजबूत नहीं है जितना आकाश के पास है। आकाश इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, मैनेजमेंट पढ़ के आए हैं, बहुत स्मार्ट हैं, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, ये उनमें काबिलियत है, एक प्लस है मतलब दलित राजनीति में आप देखें तो वो ये कह सकते हैं आपके 21वीं शताब्दी का दलित लीडर के रूप में आकाश आनंद में उभरने की क्षमता है। लेकिन जैसे ही आप इस लीडरशिप को रोकते हैं, वो लीडरशिप या तो वहीं से कमज़ोर हो जाती है, टूट जाती है। मैं समझता हूँ कि आकाश ने ये बेहतर कदम उठाया वो पत्र लिख कर के, क्योंकि वो जानते हैं कि बीएसपी में ही अभी उनका कुछ हो सकता है, अलग से संगठन बनाएँगे तो लंबा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो एक बनी-बनाई पार्टी के ऊपर काम करना और समाज में फिर से विश्वास पैदा करना, अगर ईमानदारी से किया जाएगा तो निश्चित रूप से उन्हें वो सफलता मिलेगी। तो अगर मायावती उन्हें फिर से रोकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो स्वाभाविक विकास नहीं होगा आकाश आनंद का, क्योंकि आकाश आनंद के सामने आज जो सत्ता है, जो विचारधारा है, जो बेहद बर्बर है और जो डॉक्टर अंबेडकर जिसके खिलाफ लड़ते रहे, जिसके बारे में उन्होंने चुनौती दी थी, वो विचारधारा के सामने अगर आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कोसेंगे, तो ये समाज इतना भोला नहीं है। समाज समझ रहा है, वो जिससे पिट रहा है, वो जिससे पीड़ित है, वो उसके खिलाफ सुनेगा ना।
दलित क्यों एग्रेशन पसंद करता है? क्योंकि दलित बेचारा लड़ तो पाता नहीं है। कोई लड़ते हुए देखता है तो उसमें वो अपने आप को जोड़ता है। एक ज़माना था जब मिथुन की फ़िल्में आती थी, एंग्री यंग मैन या अमिताभ बच्चन की फ़िल्में होती थी, तो रिक्शे वाले भी जब सिनेमा हॉल में होते थे और जब हीरो पीटता था तो वो बोलते थे कि मारो और मारो। वो नहीं मार सकता है, वो रोज़ प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन वो उसी में अपना गुस्सा और अपनी अनुभूति अभिव्यक्ति करता था। यही दलित समाज है। एग्रेशन का कारण यही है। अगर एग्रेशन के साथ और आप सीधे तौर पर मुठभेड़ करेंगे बीजेपी, आरएसएस इस हिंदुत्व के खिलाफ, तो ही आपको लोग स्वीकार करेंगे, अदरवाइज़ मुझे नहीं तो लगता है। बोले तो 2027 का विधानसभा चुनाव बदलने जा रहा है। डेफ़िनेटली बदलने जा रहा है और त्रिकोणीय होने जा रहा है और इसमें जितनी उम्मीदें हैं और जितनी ये कहें कि स्थितियाँ सकारात्मक अखिलेश यादव की हैं, उतनी ही मायावती की भी हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इसमें क्या खेल कर रही है। सारा कुछ डिपेंड करेगा बीजेपी के खेल पर। मायावती अगर ईमानदारी से आती हैं और लड़ती हैं और लड़ने का पूरा संकेत करती हैं, तो मुझे लगता है कि ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा और बेहद दिलचस्प होगा। देखिए हमारे साथ मौजूद थे बात करने के लिए प्रोफ़ेसर रविकांत सर, जो एक बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ बातचीत की और बहुजन पॉलिटिक्स को विशेष रूप से समझते हैं आप तमाम। देखते रहेंगे 2022 का चुनाव उन्होंने जो आकलन बताया था वही हुआ। 2024 में भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने जिस तरीके से सीटों का जो आकलन किया वो भी एकदम सटीक रहा, बिल्कुल थोड़ा पीछे आगे-पीछे रहा लेकिन बिल्कुल सटीक कहीं न कहीं पहुँचा। दिल्ली के पत्रकारों में एक तरीके से खलबली मच गई थी और सर का जो आकलन था, वो सबके सामने हुआ और सर जो कह रहे थे, जिस बात का सर अंदेशा लगा रहे थे, वो 2024 के इलेक्शन में देखा आपने। तो हमने बातचीत की और बातचीत में तमाम सवालों के जवाब हमने सर से जाने। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएँ। बहुत शुक्रिया।